हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 की राइटिंग स्किल्स। और सबसे पहले जिन राइटिंग स्किल्स को हम देखेंगे वो होने वाली है नोटिस एंड इन्विटेशन एंड रिप्लाई। तो इन्विटेशन जो है आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, रिप्लाई भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, एक्सेप्टेंस, रिफ्यूजल, ये सारे होते हैं। तो इस सारी की सारी वैरायटीज जो है इन्विटेशन रिप्लाई की, वो आपको इस सिंगल वीडियो के अंदर ही मिल जाएगी। और उसके अलावा नोटिस भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा, राइट। तो आप जल्दी से आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, वेल यू नो द ड्रिल। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच जाए। उसके अलावा मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जितने भी पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं क्लास 12 के, मैं क्लास 12 के टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको एग्जाम से वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, राइट। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा, और सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी राइटिंग स्किल्स आपके सिलेबस में है। तो देखिए, ये 6 राइटिंग स्किल्स हैं और इसको दो दो के पेयर के अंदर मैं टोटल 3 वीडियोस के अंदर ये सारी राइटिंग स्किल्स लेकर आऊंगी, और बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होने वाली है ये वीडियोस। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा इनको समझना। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है, तो वो कॉन्सेप्ट सारे जो है आपके दिमाग में रहेंगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो आज पहले हम ये फर्स्ट 2 राइटिंग स्किल्स जो उन्हें कवर कर रहे हैं। तो देखिए, नोटिस सबसे पहले कवर करना है हमें। तो नोटिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? नोटिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बॉक्स बनाना। और बॉक्स को कैसे बनाना है? पेंसिल से। अब आप सोच रहे हो मैम, हमें पता है, बहुत अच्छे से हम जानते हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम हम नोटिस पढ़ रहे हैं। यस, क्लास 12 में नोटिस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होगा आपको, आपने पहले भी कुछ क्लासेस के अंदर जो है ये राइटिंग स्किल देखी होगी। और कहीं ना कहीं यही वजह होती है कि बच्चे जो है फाइनल एग्जाम्स के अंदर इसमें कोई ना कोई गड़बड़ कर ही आते हैं। इट इज वन ऑफ द इजिएस्ट राइटिंग स्किल्स, स्टिल बच्चे इसके अंदर कुछ गड़बड़ कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनसे ये गड़बड़ करवा देता है कि नोटिस आता तो है ही, आराम से हैंडल कर लेंगे। नहीं, देखिए, कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा गड़बड़ करवाता है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंट भी रहिए और अलर्ट भी रहिए। हर चीज पर ध्यान आपका देना बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं बॉक्स की, बॉक्स पेंसिल से बनाना होता है, और बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि नोटिस लिख लेते हैं और बाद में बॉक्स बनाना होता है, लेकिन टाइम नहीं होता, कई बार जल्दी रहती है, हड़बड़ी सी रहती है। तो या तो बॉक्स बनाना भूल ही जाते हैं, या फिर जिस पेन से वो नोटिस लिख रहे हैं उसी पेन से वो बॉक्स बना देंगे, पेंसिल से स्विच करना भूल जाते हैं। ये इतनी कॉमनली मेड मिस्टेक है, और ये मिस्टेक उन्होंने आज तक कभी नहीं की होती है, फाइनल एग्जाम में वो करते हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे आप क्लास 12 के एग्जाम्स दे चुके हो, तो आपको थोड़ा एक अंदाजा तो आराम से समझ में आ ही गया होगा कि फाइनल एग्जाम में आप जब आंसर्स लिख रहे होते हो, तो वो आप वही सिनेरियो अलग रहता है एकदम। दिमाग पर जो उस वक्त प्रेशर होता है वो अलग ही होता है ना। तो हालांकि बहुत छोटी चीज है ये, लेकिन मामूली नहीं है। चीज बहुत छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती आपका आधा नंबर भी वेस्ट हो, ठीक है, किसी भी वजह से। ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ ना, ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बच्चों के दिमाग में सेटल हो जाती हैं। जब आप सुन रहे हो तो ये आपके दिमाग में सेटल हो जाती हैं। जब आप अपने आंसर्स लिख रहे होगे, जब ये काम कर रहे होगे, तब आपको मेरी ये कही हुई बातें क्लिक करेंगी। ये होता है, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ। तो चाहे कितनी भी मामूली बात है, मैं उसको बोलकर चाहती हूँ कि आपको ध्यान रहे अच्छे से, ठीक है। तो एक तो बॉक्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और पेंसिल से ही उस बॉक्स को बनाना है। इसके अलावा नोटिस का जो मैटर होता है, उसमें आपको क्या लिखना होता है? बेसिकली आपको इन 5 W's का जवाब देना होता है। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हु। यानी मान लीजिए अगर कोई कंपटीशन के बारे में बात हो रही है, तो क्या कंपटीशन है, क्यों हो रहा है ये कंपटीशन, कहाँ हो रहा है, ठीक है, कब हो रहा है, और कौन इस कंपटीशन को करवा रहा है। ये इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे वेन्यू, डेट, टाइम, हु इज द ऑर्गेनाइजर, यही सारी चीजें हम लोग बात करते हैं ना नोटिस में। अभी सैंपल देखेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। इसके अलावा नोटिस लिखते वक्त हम जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर नोटिस शब्द भी लिखते हैं और टाइटल भी लिखते हैं। टाइटल और नोटिस शब्द दोनों ही आपको बोल्ड में लिखने हैं, दोनों ही आपको बोल्ड के अंदर लिखने हैं ना। ये एक चीज में यहाँ पर, जैसे मैंने आपको अंडरलाइन वर्ड भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि या तो बोल्ड में लिखिए, और अगर बोल्ड में नहीं लिखा है तो आप उसे अंडरलाइन कर दीजिए, राइट। बट आई वुड सजेस्ट कि एक चीज ही दिमाग में रखो, तो आप बोल्ड ध्यान रखो, अंडरलाइन ध्यान मत रखो। अगेन फिर कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा चीजें भी पता होती है तो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, बोल्ड में लिखना है आपको नोटिस शब्द, ठीक है। पूरा नोटिस नहीं, नोटिस शब्द जो है उसकी मैं बात कर रही हूँ। उसके अलावा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो आपको लिखनी होती है नोटिस के मैटर के अंदर, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ही मिल जाती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ वन ऑफ द इजिएस्ट राइटिंग स्किल्स। आपको आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखी हुई मिल जाती है, बस वही आपको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखना होता है, ठीक है। और इस अवेलेबल इंफॉर्मेशन को सही तरीके से आपको प्रेजेंट करना होता है विथ क्लैरिटी।
एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जिसे हम बता रहे हैं, जिसको हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नोटिस जिसके, भाई नोटिस किस लिए होता है? इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो जिसे हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उससे इस पर्टिकुलर कंपटीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, तो वो कौन कौन सी जरूरी बातें हो सकती है इस कंपटीशन को लेकर जो सामने वाले को या एक अनजान व्यक्ति को पता होना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। कि अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं बताई कि भाई अगर मैंने नहीं बताया ये कंपटीशन कौन से दिन है, अगर मैंने ये बात बताई ही नहीं तो सामने वाला कंपटीशन कैसे अटेंड करेगा, है ना? तो आपको टोटल कॉमन सेंस की बात है, टोटल, कि आपको क्या करना है, वो इन्फॉर्मेशन नोटिस के अंदर आपको बतानी होती है कि भाई सामने वाले को इसके बारे में पता होना ही होना चाहिए ना। यहाँ पर तो मैं कंपटीशन की बात कर रही हूँ, कई बार लॉस्ट एंड फाउंड चीजों को लेकर भी आती है। तो अगर मान लीजिए कोई बॉटल खो गई तो उस बॉटल का एक डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा ना, अच्छे से, कि उसका कलर क्या है या कितनी बड़ी बॉटल वो है, ठीक है, इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो वो चीजें बताना सामने वाले को कि उसको सुनकर समझ आ जाए पूरी तरीके से कि किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट बॉक्स तो मैं बता ही चुकी हूँ, बॉक्स तो बनाना है ही है। उसके बाद आपको सेंटर अलाइंड लिखना है इंस्टीट्यूशन का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम। सेंटर अलाइन मतलब बीच में। इतनी बड़ी शीट होती है आपकी आंसर शीट, उसमें कई बार बच्चे ना इतना सा बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स के अंदर ऊपर फर्स्ट लाइन जो होगी ना, जहां ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं, तो इतनी स्पेस ही नहीं होती कि उसमें सेंटर अलाइन समझ आए। मतलब ये बॉक्स बनाया बच्चों ने, ठीक है, ये बॉक्स बना दिया और ये यहां से लेकर यहां तक जो है वो इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। अब ये क्या सेंटर लाइन समझ में आ रही है, तो पूरी की पूरी लाइन भरी हुई है ना, तो कोई फालतू की कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बड़ा बॉक्स बनाए बढ़िया, ताकि समझ में आए कि आपने जो लिखा है वो लेफ्ट में लिखा है, राइट में लिखा है या सेंटर में लिखा है ना। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अब यहां पर आप जो देख रहे हो ना इंस्टीट्यूशन वगैरह की नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हर बार जरूरी नहीं कि कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन ही हो, कोई स्कूल ही हो, कोई जरूरी नहीं है। कई बार ये होता है कि कोई कॉलोनी का पार्क है, उस पार्क के अंदर कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो पार्क कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। तो यहाँ पर तो कोई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में आप क्या करोगे, उस कॉलोनी का नाम, दैट इज ओनली दी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो उस कॉलोनी का नाम यहाँ लिखोगे। बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है, उस एरिया का नाम लिख देना है जहां पर वो जो पार्क है, जहां जिसकी मेंटेनेंस चल रही है, तो उसका नाम लिख देना है, ठीक है। बच्चे कई बार सिंस वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, हमें तो यहाँ इंस्टीट्यूशन का ही नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर तो कोई ऑर्गेनाइजेशन समझ ही नहीं आ रही है, तो क्या करते हैं, अपने आप से XYZ इंस्टीट्यूशन लिखकर आ जाते हैं। नो, राइट द नेम ऑफ दैट एरिया दैट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये गड़बड़ मत कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या वो जो कॉलोनी है उसका नाम लिखा, उसके जस्ट बाद आप नोटिस वर्ड लिखेंगे। ये कैप्स में मतलब बोल्ड में होना चाहिए, नोटिस बोल्ड में होना चाहिए, ये भी सेंटर लाइन होगा। फिर लेफ्ट में आपको लिखना है डेट। नाउ डेट का मतलब यहां पर जो लिखा हुआ है, डू नॉट राइट द वर्ड डेट। डेट शब्द आपको नहीं लिखना है, आपको डेट शब्द नहीं लिखना है, जो तारीख है वो एज इट इज आपको लिखनी है। मान लीजिए आपके एग्जाम की डेट है 12 मार्च, है ना, तो 12 मार्च आप लिखेंगे, 12 मार्च 2000 एंड XX, ये XX करके ही आपको लिखना है, ठीक है। तो यहां पर 12 मार्च 2000 XX, डेट शब्द नहीं लिखना है, और कहां लिखना है, लेफ्ट साइड में। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, प्लीज डेट शब्द मत लिखिएगा। उसके बाद डेट लिखा, नेक्स्ट लाइन में आइए और टाइटल लिख दीजिए। टाइटल या सब्जेक्ट, जैसे लॉस्ट फाउंड, कोई चीज खोया पाया जिसको कहते हैं ना, तो आप लॉस्ट एंड फाउंड लिख दीजिए। कोई कंपटीशन है तो क्या कंपटीशन है, यूजुअली आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है वो, ठीक है। तो ये हेडिंग जो है आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगी, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। मेक श्योर ये लिखना नहीं भूलें, बच्चे सबसे ज्यादा ये लिखना भूलते हैं, टाइटल ऑफ द इवेंट, है ना, तो आपको लिखना नहीं भूलना है, टाइटल या सब्जेक्ट या नेम ऑफ द इवेंट, ठीक है। नेम ऑफ द इवेंट भी हम लिख सकते हैं, नेम ऑफ द इवेंट, ठीक है, ये भी सेंटर लाइन होगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट लाइन में, और नेक्स्ट लाइन में नोटिस की जो स्टार्टिंग होती है वो 1-2 स्टार्टिंग है, उसको अच्छे से समझ लो। जैसे यहां मैंने लिखा है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स। चलिए मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, हो सकता है रेजिडेंट्स की बात हो रही हो, तो यहां पर आप रेजिडेंट्स, ठीक है, मतलब जिनसे भी आप बात कर रहे हो, आप स्टूडेंट्स को अगर कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हो, सोसाइटी की कॉलोनी की बात है तो आप रेजिडेंट्स को अगर कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हो, ठीक है। जहां पर भी मान लो अगर किसी ऑफिस के अंदर है तो आप एम्प्लॉइज को अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हो तो एम्प्लॉइज लिख देंगे, है ना, तो वो नाम यहां पर आ जाएगा। तो दिस इज टू इन्फॉर्म या इट इज टू इन्फॉर्म, ये सबसे बेस्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टार्ट होता है, तो इसको ध्यान रख लो, इसी से ही आप अपना नोटिस लिखना शुरू करो।
फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, डिटेल्स अबाउट द इवेंट, या जो भी जिस भी बारे में इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि मान लो पार्क की मेंटेनेंस चल रही है तो मेंटेनेंस के बारे में आप इंफॉर्मेशन दोगे ना, तो उसकी जो डिटेल्स होंगी वो आपको लिखनी है। और ये डिटेल्स क्या है, दोस 5 W's, ठीक है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, ये वाले आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है कि भाई मेंटेनेंस अगर चल रही है तो मेंटेनेंस कब से कब तक चल रही है, ठीक है, तो आपको जाना अलाउड नहीं है उस टाइम पे, स्विंग्स का काम चल रहा है ना, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। थोड़ा सा बस अपनी हल्की सी ये क्रिएटिविटी लगानी है कि भाई मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो मेरे पार्क में क्या मेंटेनेंस चल रही होगी, हो सकता है पौधे लगाए जा रहे हो, जो स्विंग्स है, झूले हैं, उनको प्रॉपर किया जा रहा हो फॉर द सेफ्टी इश्यूज, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं, अगर कोई झूला टूट गया फालतू में तो टाइम टू टाइम होना चाहिए ना मेंटेनेंस। ये सारी चीजें ध्यान रखिए। नोटिस सिर्फ 50 शब्दों का होता है, 50 वर्ड्स, तो पूरी कथा नहीं लिखनी है, शॉर्ट के अंदर आपको मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है, ठीक है। और आखिर में क्या लिखना होता है आपको, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड दैट्स इट। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉन्टेक्ट दी अंडरसाइंड फॉर मोर डिटेल्स। ये एक बहुत ही एक बढ़िया सेंटेंस होता है, कॉन्टेक्ट दी अंडरसाइंड फॉर मोर डिटेल्स। ये सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं, बट वो भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, जितना आता है वो सारा लिख दिया, नहीं। जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूं उनमें से सेलेक्ट करके वो इंफॉर्मेशन लिखिए। अगर आपने लिख दिया है कि प्लीज कॉन्टेक्ट द स्कूल ऑफिस और अप्रोच मी डायरेक्टली, इट इज सफिशिएंट। ये लिखने के बाद आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है काइंडली कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये लिख दिया प्लीज कॉन्टेक्ट द स्कूल ऑफिस और अप्रोच मी डायरेक्टली। आया समझ में? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि सेंटेंस रटे हुए हैं तो मैंने 2 सेंटेंस, चाहे उनका दोनों का मीनिंग सेम ही हो, लेकिन मेरे को 2 सेंटेंस आते हैं तो मुझे दोनों के दोनों लिखने हैं, ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ऑथोराइज सिग्नेटरी मतलब नेम आ जाएगा, एंड डेजिग्नेशन सिग्नेचर, ठीक है, ये आ जाएगा। साइन नहीं भी करेंगे तो एक बार चलेगा, इट्स ओके, लेकिन नेम और जो डेजिग्नेशन है वो जरूर लिखनी है। अब हम यहाँ पर सैंपल देख लेते हैं कि सैंपल में क्या है। द सैंपल इज यू आर दलजीत कौर, नेम आ गया, यहां पर जो नाम लिखना है वो नाम है, क्या नाम है आपके पास, दलजीत कौर नाम आ गया है, ठीक है। मेंबर ऑफ द टीम वेल बीइंग एसोसिएशन, आपके पास ये भी आ गया कि भाई जो ऊपर जो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखना होता है या ऑर्गेनाइजेशन लिखना होता है वो नाम भी आ गया, क्या है, टीम वेल बीइंग एसोसिएशन, ये नाम आ गया। सबसे पहले ये लिख देंगे, उसके नीचे क्या लिखेंगे हम, उसके नीचे हमें लिखना है नोटिस, बोल्ड के अंदर, ठीक है। आगे देखो, और चंडीगढ़, अगर आपको जगह का नाम दिया हुआ है आप नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जगह का नाम जरूर लिखेंगे, ठीक है। आगे, द एसोसिएशन इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज फ्री पोट्री क्लासेस एवरी संडे मॉर्निंग एट द कम्युनिटी हॉल टू एनकरेज क्रिएटिविटी अमंग यंग रेजिडेंट्स, यानी रेजिडेंट्स के बारे में, रेजिडेंट्स को हमें यहाँ पर हम एड्रेस कर रहे हैं। क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, क्या चीज ऑर्गेनाइज हो रही है, फ्री पोट्री क्लासेस हो रही है, हेडिंग मिल गई हमको, फ्री पोट्री क्लासेस या पोट्री क्लासेस फ्री, है ना, तो फ्री पोट्री क्लासेस हमारी हेडिंग हो सकती है। उसके अलावा कब होगा, संडे मॉर्निंग, टाइम हम अपने हिसाब से कुछ भी देख सकते हैं, सिंस संडे मॉर्निंग है तो मॉर्निंग का ही टाइम देंगे ना, इवनिंग तो नहीं लिख देंगे। यही छोटी छोटी चीजें बस आपको ध्यान रखनी है, तो मॉर्निंग का हम कोई टाइम दे सकते हैं, ठीक है। कहां होगा, वेयर का आंसर हमें मिल गया, कम्युनिटी हॉल है, तो हमको सारे आंसर देखो यहां हमारे क्वेश्चन में ही मिल जा रहे हैं। उसके अलावा राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द रेजिडेंट्स ऑफ द इवेंट एंड इनवाइटिंग रजिस्ट्रेशन। अब यहां हम रजिस्ट्रेशन अगर इनवाइट कर रहे हैं तो जिस दिन इवेंट है उस दिन की कोई डेट होगी, भाई इवेंट कोई किसी दिन तो हो रहा होगा, तो अपन मानकर चलते हैं डेट ऑफ इवेंट, मान लीजिए ये 15 मार्च है ना, कि 15 मार्च है, और रजिस्ट्रेशन अगर हम कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन 15 मार्च से पहले ही होने चाहिए, ठीक है। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी हम जो भी करेंगे, हम 15 तो यहाँ हम 13 मार्च लिख देते हैं, ठीक है, कि 13 मार्च तक जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे 13 मार्च तक अपने नेम्स दे दे, ठीक है। जब हम नोटिस लिख रहे हैं तब यहां जो डेट आएगी वो डेट 13 से पहले ही होनी चाहिए ना, उससे पहले ही होनी चाहिए, तो 10, 11 या 12 मार्च लिख सकते हैं हम वहां पर। 13 के बाद वाली डेट तो नहीं चलेगी कि रजिस्ट्रेशन इस तारीख तक करना है, उसके बाद की डेट। क्यों बता रही हूं मैं ये चीज, क्योंकि बच्चों को लगता है अरे डेट ही तो लिखनी है, जल्दी से डेट लिख दो, लेकिन वो आगा पीछा भूल जाते हैं कि भाई कौन सी वाली डेट हमें लिखनी है। तो ये गड़बड़ भी आपको नहीं करनी है, आपको डेट भी बिल्कुल सही से मेंशन करनी है, ध्यान रखना है, राइट। तो देखिए हमें डेट मिल गई है, वेन्यू हमको मिल गया है, किस बारे में क्या हो रहा है,
पॉटरी क्लासेस हैं वो भी फ्री एकदम। इसके अलावा कब हो रहा है? संडे को हो रहा है, मॉर्निंग में हो रहा है, टाइम हमें पता चल गया, डे हमें पता चल गया, सारी इंफॉर्मेशन जब हमारे पास है तो आप मुझे बताइए क्या अब इसको हैंडल करना हमारे लिए आसान नहीं होगा क्या? बिल्कुल आसान है। अब यहाँ एक चीज का और ध्यान रखिए, जब हम बॉक्स बनाते हैं बच्चे अक्सर बॉक्स बनाना भूल जाते हैं क्योंकि कई बार टाइम नहीं बच रहा होता है। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको थ्री साइड बॉक्स आप बना दीजिए, है ना। पेंसिल से बनाना है लेकिन थ्री साइड बॉक्स ही आप बनाइए। एक कारण तो यह है कि जब आप इस बॉक्स को नीचे से क्लोज कर देंगे और फिर आप लिखने लगते हैं ना, तो एक तो कई बार क्या होता है कि एक्सीड कर जाता है आपका नोटिस, तो आपको ये जो नीचे वाली लाइन है इरेज करनी पड़ती है। हाँ 5 ही सेकंड लगते हैं, लेकिन 5 सेकंड भी, इनफैक्ट 1 सेकंड भी अगर आपको बचाना आए तो आप बचाइए, क्योंकि आगे चल के आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर भी रहे होंगे। 1 सेकंड भी अगर बचाना आपको अगर आ रहा है तो उसे प्रैक्टिस में लेकर आइए, क्योंकि वो एक एक सेकंड जुड़कर कितना टाइम हो जाता है, और एक सेकंड में तो बेटा पूरा खेला चेंज हो जाता है कई बार, है ना। तो ध्यान रखिए, ये आपको लगता है ना कि लाइन खींचना, अरे फिर इरेज करेंगे, कितनी मामूली सी बात है, ये मामूली नहीं है, आप इसको मामूली बस समझ रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्मार्ट वर्क आप कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क कभी भी शॉर्टकट्स नहीं होते। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है जो एक्चुअल में स्मार्ट तरीके से किया जाए। छोटा रास्ता अपनाना स्मार्टनेस नहीं होती। तो यहां पर यह है कि आपने थ्री साइडेड बॉक्स बनाया, अब आप बॉक्स को क्लोज करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके सामने लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है। जैसे ही आपकी नोटिस खत्म हो, आपको बस इसको क्लोज करना है, हो गया। अब देखो सबसे पहले क्या है, आपको क्या लिखना है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेंटर में लिखना है। क्या है? टीम वेलबींग ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? नोटिस वर्ड लिखना है। डेट हमने पहले से ही डिसाइड कर ली थी क्या क्या है, तो यहां हम 11 मार्च लिख देते हैं। अब यहाँ डेट का फॉर्मेट आप देखो, डेट का फॉर्मेट आपको समझ में आया या नहीं आया? सबसे पहले जो तारीख है, नंबर, वो आपने लिख दिया। मंथ पूरा लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे। मार्च का सिर्फ MAR नहीं लिखेंगे, मार्च। अक्टूबर का ऑक्ट नहीं लिखेंगे, अक्टूबर ही लिखेंगे। सितंबर का सेप्ट नहीं लिखेंगे, सितंबर ही लिखेंगे, राइट। तो यहां पर शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चलना है। उसके बाद ईयर, तो ईयर में भी कोई कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह नहीं लिखने हैं, आपको पूरा ही लिखना है, ठीक है। अब हेडिंग आएगी, हेडिंग में क्या आएगा भाई? हेडिंग हमारे पास नहीं है क्या? फ्री पॉटरी क्लासेस, तो ये देखो फ्री पॉटरी, देखो यहां पर हमको क्या लिखना है, इसको कैप्स में, है ना, फ्री पॉटरी क्लासेस। देखो सिंपल, हम हमेशा कहते हैं क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इन माय ओपिनियन व्हेन यू कीप इट टू द पॉइंट एंड सिंपल, दैट्स द मोस्ट क्रिएटिव थिंग, ठीक है। आप टू द पॉइंट बात जब कहते हैं और जिस बारे में यहां पर हमें पूरी बात कहनी है, उस बारे में जब आप टाइटल आपने लिख दिया, इससे ज्यादा क्रिएटिव और इससे ज्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है, ठीक है ना। यहां पर आपको क्या लिखना था? कंटेंट जो है आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, देखो यहां पर मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, आगे वहां लिखते हैं दिस इज टू इन्फॉर्म दैट। अब यहां मैंने रेजिडेंस नहीं लिखा, नो इश्यूज, चाहे लिख सकते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट टीन वेल बीइंग एसोसिएशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज फ्री पॉटरी क्लासेस। यही होगा ना भाई, पॉटरी क्लासेस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? टीन वेल बीइंग एसोसिएशन। ये बताओगे ना कि पॉटरी क्लासेस हो रही हैं एंड दे आर फ्री, दे आर फॉर एब्सोल्युटली फ्री, नो चार्जेस, ये बात बताओगे ना। सो इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज फ्री पॉटरी क्लासेस टू एनकरेज क्रिएटिविटी अमंग यंग रेजिडेंट्स। क्या ये मैंने अपनी तरफ से यहां ऐड किया है? नो, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एज इट इज, उठा के यहां रखा है, ठीक है। अब कुछ डिटेल्स बताओगे, डिटेल्स क्या बताओगे? अगेन टाइम, डेट, तो देखो 13 मार्च से शुरू हो रहा है, ठीक है। डे हर संडे, एवरी संडे, क्योंकि उसमें हर संडे लिखा हुआ है, सिर्फ एक दिन नहीं हो रहा है, एवरी संडे, तो एवरी संडे लिख दिया। ड्यूरेशन, टाइम जो है कब हो रहा है, सुबह का ही टाइम लिखना है, तो यहां पर मैंने 9 AM to 11 AM लिख दिया, सुबह का ही टाइम। ध्यान रखिए अगर संडे इवनिंग है तो शाम का टाइम लिख दीजिएगा। वेन्यू क्या हमें पता है, बिल्कुल कम्युनिटी हॉल, ठीक है। ये चीजें बस आपको लिख देनी है। और आगे क्या है, एक बार और एनकरेज कि जो क्लासेस हैं कंडक्टेड बाय ट्रेन्ड आर्टिस्ट या प्रोफेशनल्स, चीफ गेस्ट भी आएंगे। चीफ गेस्ट का कोई स्पेसिफिक नाम लिखने की जरूरत नहीं, ABC, इस तरीके की बात आप लिख सकते हो, ठीक है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द यंग रेजिडेंट्स, ठीक है। उनको और कुछ आर्टिस्टिक सीखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा उनके लिए, ऐसी बात आप लिख सकते हो, ठीक है। इंटरेस्टेड रेजिडेंट्स में रजिस्टर एट एसोसिएशन ऑफिस, ठीक है। अब यहां पर एसोसिएशन ऑफिस में आप यहां पर रजिस्टर कर सकते हो।
राइट, ये आपने लिख दिया। नाउ यहां पर अगर मैंने कोई डेट नहीं भी लिखी है कि कौन सी तारीख से पहले रजिस्टर कराना है, तो भी कोई इशू नहीं है। क्यों इशू नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि 13 तारीख से अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना है, तो पहले पहले करा लो। फिर भी अगर आप चाहें तो हम कह सकते हैं बिफोर 12 मार्च 20XX। इस चीज को समझिए, ठीक है। ये लिख सकते हैं, दलजीत कौर हमारे पास नाम था, और दलजीत कौर कौन है? मेंबर ऑफ टीन एसोसिएशन, ठीक है। इस एसोसिएशन की वो मेंबर है, राइट। टीन एसोसिएशन मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया क्योंकि टीन वेलबींग एसोसिएशन पूरा लिखना बहुत लेंदी हो जाता। टीन एसोसिएशन लिख देने में कोई हर्ज नहीं है, टीन वेलबींग एसोसिएशन लिखेंगे तो वो भी बिल्कुल सही ही होगा, राइट। और आखिर में हमें क्या करना था? आखिर में हमें क्या करना था? हमको बॉक्स को क्लोज कर देना था। आपके सामने जब 3 लाइंस बनी रहती हैं तो आप कभी भी बॉक्स को बंद करना नहीं भूलते हैं। आई होप आपको नोटिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं हमारी अगली राइटिंग स्किल, जो कि होने वाली है फॉर्मल इन्विटेशन, राइट। तो हम फॉर्मल इन्विटेशन को आप समझते हैं बेटा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नोटिस में अगर कहीं कोई डाउट रह गया, चाहे मामूली सा डाउट भी क्यों ना हो, अगर रह गया है आप मुझसे जरूर पूछ लेंगे। डाउट लेकर आगे नहीं बढ़ना है। मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं कि वो आप जो भी डाउट मुझसे पूछोगे मैं उसको बिल्कुल आंसर करूंगी, कंफ्यूजन आपका दूर करूंगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉर्मल इन्विटेशन। अब बेटा फॉर्मल इनविटेशन के अंदर भी ना 2 तरीके से इनवाइट किया जाता है। एक तो होता है जो फॉर्मेट होता है आपके लेटर से मिलता जुलता फॉर्मेट, एक तो वो तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है जो इनविटेशन कार्ड एक होता है, ठीक है। तो जब अगर हम इनविटेशन कार्ड में अगर हम फॉर्मली इनवाइट कर रहे हैं तो वो इनविटेशन कार्ड हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखा जाता है, ठीक है। लेटर से मिलता जुलता फॉर्मेट अगर हम यूज कर रहे हैं फॉर्मल इनविटेशन के लिए, उसके अंदर थर्ड पर्सन के अंदर नहीं लिखा जाता, ठीक है। सिर्फ फॉर्मल इनविटेशन जो कार्ड होता है उसमें थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। इसके अलावा यहाँ जैसे मैंने लिखा है एड्रेस, ड्रेस कोड, ये सारी जो चीजें हैं वो यूजुअली, या कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो हो गई, ये चीजें यूजुअली इस कार्ड के एकदम बॉटम में या तो राइट साइड में आप लिख सकते हो या लेफ्ट साइड में लिख सकते हो, ठीक है, ताकि वो एकदम सिंक्रोनाइज्ड लगे। इसके अलावा इसके अंदर भी जो वर्ड लिमिट होती है देखो 50 वर्ड्स की होती है, विच मीन्स कि आपको यहाँ पर एकदम टू द पॉइंट बात करनी है अगेन, लेकिन यहाँ पर आपको एक रिस्पेक्ट दिखानी है कि यार कोऑर्डियली इन्वाइटेड है ना, एक रिक्वेस्टिंग टोन होनी चाहिए कि आप बहुत ही रिस्पेक्टफुली सामने वाले को जो भी इवेंट है, फंक्शन है, जैसे हाउस वार्मिंग पार्टी हो गई या वेडिंग एनिवर्सरी हो गई, जिस भी चीज पे, जिस भी मौके पे, ओकेजन पे आप बुला रहे हो, तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली बुला रहे हो, खुशी से बुला रहे हो, राइट। तो वो एक टोन बस दिखना चाहिए। 50 वर्ड्स ही है तो क्या ओकेजन है, कब है, कहाँ है, बस। और एड्रेस जो है वो बताना है। ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी उसमें लिखनी होती है। अगेन कोई कथा नहीं लिखनी है, राइट। तो यहां देखिए ये एग्जाम्पल है भाई, नाम वगैरह ये जो मैंने आपको भी बताया है बस वही है। आपका जो एक टोन होना चाहिए काफी फॉर्मल और एक रिक्वेस्टिंग टोन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सैंपल देखिए, यू आर फैज फलक मजूमदार लिविंग एट 39 उधमपुर कॉलोनी। क्या हमारे पास सेंडर्स एड्रेस आ गया है? बिल्कुल आ गया है, शिमला में रहते हैं। यू डिसाइड टू होल्ड अ डिनर पार्टी टू कंग्रेचुलेट योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन द गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी, यानी गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी मतलब 50 साल पूरे हो गए। तो यहाँ पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स की 50 इयर्स वेडिंग एनिवर्सरी मतलब शादी के 50 साल पूरे होने की खुशी में आप एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कहाँ ऑर्गेनाइज हो रही है? 39 उधमपुर कॉलोनी शिमला में हो रही है। और कौन इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है? फैज या फलक मजूमदार, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, राइट। नाउ ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स एट ऑल फैमिली मेंबर्स टू अटेंड अ ग्रैंड डिनर एट होम। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज चाहिए? आप डेट लिखेंगे। क्या डेट आपको यहाँ पर गिवन है? आपको प्रोवाइडेड नहीं है, तो डेट आप खुद से लिख सकते हैं। टाइम जो है आप अपने हिसाब से बिल्कुल डाल सकते हैं। एड्रेस आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, एड्रेस आपके पास ऑलरेडी है। हु इज द ऑर्गेनाइजर, जो नेम है, यानी जो इनविटेशन सेंड करेगा बेसिकली, तो सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, क्या दोनों आपके पास है? यस, आपके पास सेंडर का नाम भी है, आपके पास सेंडर का एड्रेस भी है। तो देखिए आप ये कैसे लिखेंगे। अगेन फर्स्ट यू विल प्रिपेयर अ बॉक्स, इनविटेशन कार्ड में बॉक्स बनता है। फर्स्ट यू विल प्रिपेयर अ बॉक्स। इसके अलावा सबसे पहले नाम किसका आएगा? सेंडर का नाम आ जाएगा कि जो इनवाइट कर रहा है, ठीक है, सेंडर का नाम। और हमेशा स्टार्ट कैसे करेंगे? रिक्वेस्ट यू। नाउ थर्ड पर्सन में ये लिखा जाता है, तो यहाँ पर कोई भी आई जैसा वर्ड, आई, मी, माई ग्रैंड पेरेंट्स, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। फैज और फलक मजूमदार रिक्वेस्ट द pleasure of your benign presence at the grand dinner on the auspicious occasion of the golden wedding anniversary of his or her.
माय नहीं आएगा कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की, उसके ग्रैंड पेरेंट्स की, थर्ड पर्सन में ही हमेशा होता है। हिज और हर ग्रैंड पेरेंट्स एट हिज और हर रेजिडेंस। नाउ हिज और हर हम क्यों लिख रहे हैं? देखिए, अगर सिर्फ फैज लिखेंगे तो हिज आ जाएगा, फलक लिखेंगे तो हर आ जाएगा। ये तो सिंपल सा इजी, आपको ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो अगर आप फलक हैं तो आप हर लिख देंगे, आप अगर फैज हैं तो आप हिज लिख देंगे। ठीक है, दैट्स इट। कहां पर? दिस इज द एड्रेस। ठीक है, ये एड्रेस की कहां आना है? वेन्यू हमको पता चल गया, पूरा हमें लिखा हुआ है। टाइम भी हमें पता चल गया है। टाइम क्या है भाई? 8:30 PM। अगर डिनर के हिसाब से बुला रहे हैं तो आप उसको 9:30 AM तो नहीं रखोगे ना, डिनर का टाइम में रखोगे। तो 8:30 ऑन 18 मार्च 20XX। कब है ये? 18 मार्च को है। ठीक है, RSVP ये आखिर में आपको लिखना है। RSVP फैज, फलक, मजूमदार एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ये जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है ना, ये जो नंबर लिखा है यहाँ पर, आप ईमेल भी लिख सकते हो, अपना ईमेल आईडी भी लिख सकते हो। मेक श्योर इसी तरीके से XX ही लिखना है, पूरा नंबर कभी भी डिजिट्स नहीं लिखनी होती है। बस ध्यान रखें कि आप इसे 10 कर दें एंड दैट्स इट। ये ध्यान रखें, नंबर ऑफ डिजिट्स 10 होनी चाहिए। ईमेल आईडी लिखें तो ABC मजूमदार करके लिख दें, या फिर फलक मजूमदार @ या फैज मजूमदार @ इस तरीके से आप लिख दें। ईमेल आईडी भी आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। आपने सिंपल बस इनवाइट किया है, दैट रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर काइंड प्रेजेंस, ये भी हम लिख सकते हैं। बेसिकली आपको सामने वाले को रिक्वेस्ट करके बस बुलाना है कि आप आइए ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ 50th वेडिंग एनिवर्सरी और गोल्डन जुबली ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट्स वेडिंग एनिवर्सरी। ठीक है, कब है वो हमने बता दिया, कहाँ हो रही है वो बता दिया, डिनर है या लंच है या क्या है वो सब हमने बता दिया। ठीक है, और RSVP लिख के और अच्छा डेट लिख दी, और फिर RSVP लिख के नीचे अपना नाम और कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिख दी। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये तो इनविटेशन कार्ड जो होता है वो कार्ड के हिसाब से हमने लिखा है। अगर ये सेम हमें लेटर के फॉर्मेट के हिसाब से अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिख देंगे। सेंडर्स एड्रेस हमें पता है कि 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमने 2 लाइन्स में ही निपटा दिया। उसके बाद हम लिखेंगे डेट हमने क्या लिखी है? 1 मार्च 20XX। 1 मार्च क्यों? 18 मार्च को है, तो 18 मार्च से पहले ही हम लोग इनवाइट्स भेजेंगे ना, तभी जाके तो लोग समय पर आ पाएंगे। 1 मार्च लाइन बीच में छोड़नी है। ठीक है, अगेन लाइन बीच में छोड़नी है, और आप क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन। देयर विल बी नो सब्जेक्ट नहीं लिखना है, सीधा सैल्यूटेशन। नाउ यहां पर सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे? लेटर टू द एडिटर वगैरह हो तो सर, मैम, ये सब आ जाते हैं। लेकिन यहां पर आपको फैमिली मेंबर्स को बुलाना है, तो फैमिली मेंबर्स में कौन होगा? अंकल्स होंगे, आंटीज होंगी। ठीक है, इस तरीके से, या फैमिली मेंबर्स इस तरीके से। तो आप यहाँ डियर अंकल, सिर्फ डियर अंकल लिख सकते हैं, या डियर आंटी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर डियर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, बस इस तरीके से। देयर विल बी नो कॉमा नहीं आएगा, राइट। और फिर जो कंटेंट हमने इनविटेशन कार्ड वाला, जो कार्ड वाले तरीके से लिखा था, बस वही है कि ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट्स आई इनवाइट यू। देखो यहाँ आई है, यहां हम थर्ड पर्सन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये किससे मिलता जुलता है? हमारे लेटर से मिलता जुलता फॉर्मेट है। ठीक है, एंड देन आई इनवाइट यू टू दिस ओकेजन। ओकेजन कब है? ठीक है, कहां पर है, वो सारी चीजें भी बता दी है। एट माई रेजिडेंस। नाउ जब हम ये बता रहे हैं कि भाई मेरे घर पर है, तो एट माई रेजिडेंस ही आप लिखेंगे। आप यहाँ पर वापस से अपना एड्रेस लिखना मत शुरू कर देना, एड्रेस यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, एट माई रेजिडेंस, एट माई हाउस, ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो कब है, और मैं आपकी प्रेजेंस कब तक चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ? 15 मार्च तक मैं चाह रही हूँ आप प्रेजेंस हो। ठीक है, क्योंकि 18 मार्च को तो एनिवर्सरी है, और मैं चाह रही हूँ कि आप अपनी प्रेजेंस की जो एक्नॉलेजमेंट है वो मुझे 15 मार्च तक दे दें। सॉरी, प्रेजेंस नहीं चाह रही हूँ, प्रेजेंस की एक्नॉलेजमेंट हो, मेरे मुंह से जल्दी जल्दी में निकल गया। प्रेजेंस 15 तारीख तक नहीं चाह रही हूँ कि 15 तारीख को यहाँ याद हमको, नो, आप आ रहे हो या नहीं आ रहे, इस चीज की एक्नॉलेजमेंट मुझे 15 मार्च तक आप दे दें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क दिस, टू आस्क फॉर द एक्नॉलेजमेंट इफ यू आर चूजिंग दिस लेटर टाइप फॉर्मेट। क्यों पूछना जरूरी है? ये सामने वाले को तैयारियां करनी होती है बहुत। तो ये तो चलो घर पे ओकेजन है, कोई भी इवेंट अगर हो, एनी XYZ इवेंट, ठीक है, उसमें आप जरूर ये एक्नॉलेजमेंट मांगे कि आपकी प्रेजेंस होगी नहीं होगी, उसकी एक्नॉलेजमेंट आप हमें जरूर दे दें। क्यों जरूरी होता है ये? हम रिप्लाई भी तो पढ़ेंगे ना आगे। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमने इनविटेशन लिखा है, इस इनविटेशन का रिप्लाई भी कुछ होगा। तो रिप्लाई एक्सेप्टेंस है या रिप्लाई रिफ्यूजल है, वो हमें मिलेगा ना। तो वो हमें कब तक मिल जाना चाहिए? 15 तारीख तक भाई हमें मिल जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद थैंक यू लिखा हमने, सेम वो लेटर वाला है, योर्स अफेक्शनेटली। ठीक है, यहाँ पर फेथफुली वगैरह या योर्स ट्रूली वगैरह मत लिखिए, यहाँ अफेक्शनेटली, योर लविंगली, इस तरीके से लिखिए। ठीक है, क्योंकि आप इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। और देन योर नेम,
दैट्स इट। फलक मजूमदार या फैज मजूमदार, जो भी आपका नाम यहाँ पर, मतलब अगर आप फीमेल है तो फलक मजूमदार, मेल है तो फैज मजूमदार, दैट्स इट, यही है। इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। अब यहाँ रिप्लाई जब हम करेंगे तो देखिए, एक्सेप्टेंस का अगर हमें रिप्लाई करना है, फॉर्मल रिप्लाई, तो एक्सेप्ट हम कैसे करेंगे? यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस तरीके का, कि भाई वेडिंग है, किसकी वेडिंग है? अंकुश की वेडिंग है, एंड ही सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस कुमार ऑफ 24 ग्रीन पार्क रोड कानपुर। यानी रिसीवर का एड्रेस आ गया है हमारे पास, बिल्कुल आ गया है, और आप खुद सेंडर का नाम क्या है? विक्रम गौर, और सेंडर का एड्रेस भी हमारे पास आ गया है। तो जब हम रिप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो है लेटर वाला फॉर्मेट होगा फॉर्मल रिप्लाई में, चाहे एक्सेप्टेंस हो चाहे रिफ्यूजल हो। तो यहां हमारे पास क्या सेंडर का एड्रेस है? बिल्कुल है, राजा की मंडी, ठीक है, ये सेंडर्स एड्रेस। लीव अ लाइन, डेट लिखिए, डेट का फॉर्मेट आपके सामने है। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, बिल्कुल सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट से ये पता चलेगा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या आप रिफ्यूज कर रहे हैं, या अपनी जो एब्सेंस है वो दिखा रहे हैं। तो यहां पर एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन टू द वेडिंग, वेडिंग ही है ना, तो वेडिंग में एक्सेप्टेंस दिखा रहे हैं कि हाँ भाई मैं आ रहा हूं, तो यहाँ एक्सेप्टेंस, ये सब्जेक्ट लिखा, देन अगेन लीव अ लाइन, और उसके बाद डियर मिस्टर कुमार, हमें नाम ऑलरेडी पता है डियर मिस्टर कुमार, और यहाँ पर आप रिप्लाई के अंदर कॉन्ग्रेचुलेट करते हो सबसे पहले, ठीक है, आप कॉन्ग्रेचुलेट करते हो जो भी हैप्पी ओकेजन है उसके लिए, और फिर अपनी प्रेजेंस भी दिखाते हो कि हाँ मुझे बहुत खुशी होगी अटेंड करने में। तो देखिए, आई थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, मुझे आपने बुलाया, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत बधाई हो आपको, और मैं जरूर आऊंगा, और 15 तारीख की जो शादी है उसमें जरूर आऊंगा, डेट भी हमें पता है, और एंड द ओकेजन टू विश द न्यूली वेड्स अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। ये कुछ लाइन्स है, उन्हें याद कर लो कि भाई वेडिंग है तो वेडिंग में मैं आऊंगा और उनको अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए जरूर आऊंगा, न्यूली वेड्स है उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए जरूर से जरूर मैं आऊंगा, ठीक है। एक पैराग्राफ लिख दिया, एंड हम लोग कानपुर जो है, We will reach Kanpur by the Agra mail which leaves Agra at 8 AM, ठीक है। ये एक ऐसी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो हम यूजुअली लिखते हैं कि भाई हम कानपुर पहुंच जाएंगे, इस ट्रेन से पहुंच जाएंगे, इतने बजे निकलेगी ये आप अपने हिसाब से टाइम, ये एकदम एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है इसकी, बस ये बताना है कि भाई हम जो है इस ट्रेन से, फला फला ट्रेन से जो है कानपुर समय से पहुंच जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। थैंकिंग यू विक्रम गौर, दैट्स इट। हमारे सामने सारी इंफॉर्मेशन थी जो हमने क्वेश्चन से ही उठाई है, छोटा सा क्वेश्चन है, और इसमें रिप्लाई में हमेशा आपको क्या लिखना होता है? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, वी विल बी देयर विद माय, आई विल बी देयर विद माय फैमिली, ठीक है, टू कांग्रेचुलेट द न्यूली वेड्स, या अगर कोई और ओकेजन है तो उसमें मैं कांग्रेचुलेट करने जरूर आऊंगा, और इस तारीख तक मैं पहुंच जाऊंगा शहर, ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड नेम, बस। वहीं अगर ये तो एक्सेप्टेंस का हो गया, अगर आपको ये सेम अगर रिफ्यूज करना हो उसमें भी आप सबसे पहले थैंक यू तो बोलेंगे कि थैंक यू सो मच, आई थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी विद फैमिली, ठीक है, थैंक यू तो आप उसमें भी करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेट आप रिफ्यूज अगर कर रहे हैं, इन्विटेशन अगर रिफ्यूज कर रहे हैं तो भी आप उसके अंदर भी आप थैंक यू भी कहेंगे और कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे, लेकिन वहां पर आप क्या बताएंगे कि मैं अपनी एब्सेंस का एक अनफॉर्चुनेट है कि भाई मैं नहीं आ पा रहा, तो वो आप जरूर बताएंगे। तो देखिए क्या, हाउएवर वी एक्सप्रेस आवर इनएबिलिटी टू प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ड्यू टू एग्जाम्स ऑफ आवर सन, कि भाई हमारे बेटे के एग्जाम्स है, आपको एक रीजन देना है, इनएबिलिटी। यहां पर आप रिफ्यूजल वर्ड नहीं लिखते हैं, जब आप अगर लेटर में अगर आप रिफ्यूज कर रहे हैं रिप्लाई के अंदर, ठीक है, अगर रिप्लाई में आप इनविटेशन को रिफ्यूज कर रहे हैं, नहीं तो यहां पर रिफ्यूज नहीं करना, रिफ्यूज बहुत ही ना स्ट्रेट अवे मना करना है, हम तो नहीं आ रहे, नो दिस इज नॉट द वे। आपको क्या करना होता है? इनएबिलिटी, कि मैं असमर्थ हूं, मैं पहुंच नहीं पा रहा किसी वजह से आपके इवेंट में या इस शादी में, ठीक है, मैं असमर्थ हूं। इनएबिलिटी टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन या ऑन द वेडिंग, आप हमेशा बताएंगे आप इनेबल हैं, आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, असमर्थ हैं, ठीक है। आई वोंट कम, मैं तो नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगी, ये तरीका नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा, सिंस इट इज अ फॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल में भी आपको तमीज तो रखनी ही पड़ेगी, लेकिन यहां बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाई असमर्थ है, नहीं आ पाएंगे। स्टिल ये लिखने के बाद स्टिल यू वी विश द न्यूली वेड्स अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, उसके बाद भी विश तो आपको करना ही है, ठीक है, कांग्रेचुलेट तो आपको करना ही है, एंड अगेन थैंकिंग यू विक्रम गौर। तो यानी भले ही आप उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो या उसे अपनी इनेबिलिटी दिखा रहे हो इनविटेशन की, दोनों ही केसेस में आपको थैंक्स भी करना है, कांग्रेचुलेट भी करना है। द ओनली डिफरेंस विल बी सो हैप्पी टू अटेंड द वेडिंग एंड कांग्रेचुलेट द न्यूलीवेड्स, कि भाई हम जरूर आएंगे और न्यूलीवेड्स को कांग्रेचुलेट करेंगे, और अगर नहीं आ पा रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, तो बट हाउएवर वी आर नॉट एबल टू कम ड्यू टू सो एंड सो रीजन, आपको एक रीजन बताना पड़ेगा। इस वाले
रिप्लाई के अंदर हमने क्या रीजन दिया है कि मेरे बेटे के ऑलरेडी एग्जाम्स हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि वी हैव ऑलरेडी प्रायर अरेंजमेंट्स, हमें ऑलरेडी हम किसी हॉलीडे पे जा रहे हैं या किसी वेकेशन पे जा रहे हैं, इस वजह से जो है नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप क्या रीजन देंगे रिफ्यूज करने का। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, रिफ्यूज करने का जो भी आप रीजन दे रहे हैं वो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, बहुत ज्यादा अगेन कथा नहीं लिखनी है प्लीज, और लॉजिकल रीजन होना चाहिए। ठीक है, ये मत लिख दीजिएगा कि बिकॉज आई एम नॉट इन द मूड, मेरा मन नहीं है आने का, ऐसा कुछ मत लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो सारा हो गया फॉर्मल इन्विटेशन, फॉर्मल रिप्लाई, एक्सेप्टेंस, रिफ्यूजल सारा। इनफॉर्मल में क्या होता है, देखिए इनफॉर्मल में यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। यू आर अनुज, अनुजा गोयल ऑफ 23, ठीक है, योजना विहार दिल्ली, राइट एन इन्विटेशन टू इनवाइट। जब हमें लिखा, हमारे सामने लिखा है राइट एन इन्विटेशन, अगर फॉर्मल मेंशन नहीं है, इन दैट केस यू विल राइट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन। और अपने सारे फ्रेंड्स को आप एक पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है? डीटीयू में हुआ है, बीटेक के कोर्स के अंदर, इसलिए आप सबको बुला रहे हैं। क्या हमारे पास सेंटर का नाम है? क्या हमारे पास सेंटर का एड्रेस है? बिल्कुल है। और क्या हमारे पास रीजन है कि क्यों बुलाया जा रहा है? बिल्कुल है। तो आप इन्विटेशन में देखिए सीधा सीधा क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस लिखा, हमने एक डेट लिख दी, डेट का फॉर्मेट है ही, एंड माय डियर राहुल। आप जिस अपने फ्रेंड को बुला रहे हो, इनफॉर्मल में आप बिल्कुल डियर राहुल लिख सकते हैं, माय डियर राहुल लिख सकते हैं, माय डियर फ्रेंड लिख सकते हैं, माय बेस्टी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल में आप बिल्कुल अपने फ्रेंड से जो एक कैजुअल तरीका होता है उस तरीके से आप बात कर सकते हैं। हाँ, कैजुअल तरीके से बात कर सकते हैं, तो कुछ ज्यादा ही कैजुअल नहीं कर देना है, तमीज रखनी है। जिस तरीके से आप लिखेंगे उसके अंदर आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आई हैव इमेंस प्लेजर इन इनवाइटिंग यू, देखो यही स्टार्ट होता है कि तुम्हें बुलाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम सो डिलाइटेड टू इनवाइट यू टू सो एंड सो ओकेजन। ठीक है, आई एम सो डिलाइटेड टू, आई हैव इमेंस प्लेजर इनवाइटिंग यू। ठीक है, यही शुरुआतें होती हैं। ठीक है, स्टार्ट कर दी, फिर किस ओकेजन पर बुला रहे हैं वो ओकेजन आपने लिख दिया कि मेरा इन्विटेशन, मेरा जो सिलेक्शन है वो हो गया है, इसलिए मैंने एक पार्टी रखी है। पार्टी कब है? आई रिक्वेस्ट यू टू विजिट माई रेजिडेंस। कहां पर है पार्टी? मेरे घर पर ही है भाई। कब है पार्टी? 10 जनवरी को है, तो जरूर से जरूर आ जाना। 10 जनवरी, 16 जनवरी, यहां पर उल्टा मत कर देना कि यहाँ 19 जनवरी लिख दिया और यहाँ 19 जनवरी लिखने के बाद लिख रहे होगे 16 जनवरी को पार्टी है, ऐसा कुछ मत कर देना। ठीक है, कि मेरी फैमिली फ्रेंड्स सब आ रहे हैं, तो ये जो एक हैप्पी, यहां मैंने लिखा है यूफोरिक मोमेंट, यूफोरिक की जगह आप बिल्कुल लिख सकते हो इन दिस हैप्पी मोमेंट, या ये दीज जस्ट यू कम एंड आई वुड लाइक टू शेयर माई दीज हैप्पी मोमेंट्स विद यू। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू बी द पार्ट ऑफ दिस मोमेंट, दिस हैप्पी मोमेंट ऑफ माई लाइफ, है ना। इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। बेटा इट इज वेरी 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 सिंपल, बहुत ईजी है। सीधा सीधा आपको बस इन्वाइट करना है, दैट आई एम डिलाइटेड टू इन्वाइट यू एज आई गॉट द एडमिशन इन बीटेक एट DTU, ठीक है, and I'm throwing a party for you to celebrate the happy moment. So I request you to kindly come and join the party so that I can share these happy moments with you. ये भी आप लिख सकते हो, इससे बिल्कुल अलग है। बेसिकली आपको यही लिखना है कि आपको बुला रहे हो और बहुत अच्छे से बुला रहे हो। ठीक है, योर्स ट्रूली अनुज, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ एक्सेप्ट अगर आप कर रहे हो, ये सेम ही है। अब यहाँ पर राहुल का रिप्लाई भी तो जाएगा ना, तो राहुल का रिप्लाई क्या है? देखो यहाँ पर आपने क्या लिखा, अगेन सेंडर्स एड्रेस, ध्यान रखना ये सेंडर्स एड्रेस ही है, यानी ये राहुल का एड्रेस है। यहाँ 7C लिखा हुआ है, जो हमारी अनुज का जो एड्रेस था वो 23 था। ठीक है, तो वो क्या था, वो अनुज का एड्रेस है। यहाँ पर हमें राहुल का एड्रेस लिखना है, और जब रिप्लाई कर रहा है राहुल, तो राहुल का ही एड्रेस आना चाहिए, तो सेंडर्स एड्रेस, तो यहाँ पर ये सेंडर्स एड्रेस हो गया। उसके बाद डेट लिख दी है, डेट के बाद आपने अगेन डियर अनुज लिखा या माय डियर अनुज। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपको सबसे पहले क्या करना है, थैंक्स ही कहना है कि थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी एंड फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर सेलिब्रेशन ऑफ दिस हैप्पी मोमेंट, आप अपनी हैप्पीनेस का मुझे हिस्सा बनाने के लिए, एंड आई विल डेफिनेटली बी अटेंडिंग दिस पार्टी, मैं इस पार्टी में जरूर से जरूर आऊंगा। अगेन योर्स ट्रूली, नीचे अपना नाम, नाम क्या है? राहुल गुप्ता। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, ये बस आपको लिखना है। नाउ कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है, जब आप थैंक्स लिख रहे हैं ये, तो यहाँ पर पार्टी जिस दिन हो रही है या जिस भी दिन ओकेजन है, वो ओकेजन का डेट आप जरूर मेंशन करेंगे। नाउ व्हेन इज द ओकेजन? ऑन 16 मई 2019। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी ओकेजन की डेट दी हुई है तब तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं दी हुई है तो आप अपने हिसाब से लिख दीजिए। अगेन ध्यान रखिए ये डेट और ये डेट, ऐसा नहीं कि वहां पर आप 15 तक तो ठीक है, 18 मई लिख दें और यहाँ पर 16 मई लिखी हुई है, ये गलती मत कीजिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा।
जो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, हमेशा थैंक यू कहना है फॉर इनवाइटिंग मी, और ये बताना है कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आई डेफिनेटली बी देयर एंड बी पार्ट ऑफ योर हैप्पीनेस, ऑफ योर सेलिब्रेशन, एंड पार्टी किस दिन है वो जरूर आपको मेंशन करना है, एंड दैट्स इट। ठीक है, वहीं अगर आप रिफ्यूज कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, सेम ही फॉर्मेट है। आप देखिए, सेंडर्स एड्रेस आ गया, डेट आ गई, डियर अर्जुन, लास्ट में योर्स ट्रूली एंड राहुल गुप्ता लिखा है, सब सेम है। बस आपको क्या लिखना है, मैटर में आप क्या लिखेंगे, स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही करेंगे, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड ऑल, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, आई एम सो हैप्पी फॉर यू दैट यू गॉट सिलेक्टेड इन बीटेक एट DTU। ठीक है, बट आई एम नॉट एबल, आई एम इनेबल टू अटेंड दिस हैप्पीनेस या दिस सेलिब्रेशन। क्यों? अगेन आपको कोई रीजन देना है। देखिए यहां पर क्या रीजन दिया है कि नेक्स्ट वीक आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी प्रायर अरेंजमेंट्स कुछ है मेरे, तो इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा फॉर दीज रीजंस, बट still I congratulate you and I congratulate you for this selection and for this new milestone in your life, है ना। इस तरीके के वर्ड्स आप ध्यान रखिए कि एक नया माइलस्टोन है। यहाँ सिलेक्शन में तो नो माइलस्टोन एट ऑल, लेकिन आपको और भी तरीके के तो क्वेश्चन आ सकते हैं ना, तो वहां पर एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ, इस तरीके के वर्ड्स आप ध्यान रखिए कि जिसको लेकर आप कंग्रेचुलेट लिख रहे हैं। तो देखिए, पोस्ट सिलेक्शन पार्टी, बट आई एम सॉरी टू से, ठीक है, आई एम सॉरी टू से दैट आई विल नॉट बी एबल टू attend the same as I shall be out of station next week. I shall miss this joyous occasion. भाई इस मौके को तो मुझे मिस करना पड़ेगा, sorry because I am not here, I'll be out of station, but I wish you all the best. God bless you. ठीक है, ये बिल्कुल वही लैंग्वेज है बेटा जो आप लोग यूज करते होंगे। अब यहाँ ये मत कह देना मैम हम तो हमारे फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज्यादा कैजुअल होते हैं। हाँ, कैजुअल लैंग्वेज में ही लिखना है, बस उसमें थोड़ी सी तमीज रखनी है, ठीक है, दैट्स इट। थोड़े से रिस्पेक्टफुली बस उसे लिखना है, एंड दैट्स इट। ये इन्फॉर्मेशन है, जरूरी नहीं है फिक्स इन्फॉर्मेशन ही आप लिखें। आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस न्यू बिगिनिंग। आई होप यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स देयर एंड इट्स गोइंग टू बी it's going to be a very important point in your career, turning point in your career। ठीक है, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के हिसाब से रिस्पेक्ट में नहीं बोल रही हूँ, कुछ भी आपके कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखकर मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस किस तरीके के वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है बेटा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, आपके सामने सारी डिटेल्स हैं, एंड आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया है कि किस तरीके से आपको इन्विटेशंस लिखने हैं और किस तरीके से रिप्लाई उनका देना है। स्टिल आपको कहीं पर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, मेक श्योर अपना डाउट मुझसे जरूर पूछे, राइट। तो यहाँ पर ये वीडियो एंड होता है बेटा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कहीं कोई डाउट रह गया है, फिर से कह रही हूँ डाउट पूछ लीजिएगा, डाउट लेकर आगे नहीं बढ़ना है, कोई कंफ्यूजन मन में नहीं रखना है, राइट। मेक श्योर यू आस्क योर डाउट। वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताइएगा, एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, जहाँ पे आपको PDFs और नोट्स इजीली मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक गिवन है, तो उसे देखिए, क्लिक कीजिए और उसे ज्वाइन कीजिए, राइट। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।